देखिएगा, ये हमारा मैट्रिसेस का थर्ड वीडियो है और लास्ट वीडियो के आगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में एक्लेन फॉर्म बहुत अच्छे से कर ली, नॉर्मल फॉर्म बहुत अच्छे से कर ली, क्लियर हो गया होगा। रैंक निकालना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हमारा जो पोर्शन आ जाता है, जो टॉपिक आ जाता है, केली हैमिल्टन थ्योरम का आ जाता है। और उसके अलावा कुछ इक्वेशंस ये लोग आपको दे दिया करते हैं और आपको उन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो ये आपको आज की वीडियो में समझना है। देखिए कैसे हम इसको कर सकते हैं। उसके पहले देखिए क्या है कि एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पर जो है स्टेट किया हुआ है, नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ना, कोई मैट्रिक्स है, उसकी नलिटी से कहने का मतलब क्या होता है, क्या कहना चाहते हैं, नलिटी का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जैसे डेफिनेशन में लिखी हुई है, बेसिकली थोड़ा सा एक्सप्रेस करके, द नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स इज द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए। ठीक है, अभी आपको वर्ड समझ में नहीं आए होंगे। किसी मैट्रिक्स ए का अगर आप एक नल स्पेस जनरेट करते हैं, नल स्पेस जनरेट करने का मतलब हो गया कहने का कि जहाँ पर उसके आइगन वैल्यूज़ की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ठीक है ना, तो जहाँ पर जो है आइगन वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाया करती हैं, तो उस केस में, उस केस की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है ना, तो जितने भी आइगन वैल्यूज़ उसकी ज़ीरो मिल जाती हैं आपको, वही उसकी नलिटी कहलाती है। ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नल स्पेस ऑफ ए, इसका मतलब ही ये है कि जहाँ पर आइगन वैल्यूज़ ज़ीरो मिल जाए, तो जितनी भी आइगन वैल्यूज़ ज़ीरो मिल जाती हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो उसे हम कह देते हैं कि दिस इज़ द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ना, याद रखिएगा ये चीज़। द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इज द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए विच ऑल्सो कॉल्ड। अच्छा, एक बात और, कि जो नलिटी ऑफ ए होता है उसे कर्नल ऑफ ए भी कहा जाता है। ठीक है ना, नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ जीरो आइगन वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और है, रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है ना, देखिए रैंक नलिटी थ्योरम क्या स्टेट करती है, समझिएगा देखिए बहुत अच्छे से, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, रो कॉलम है, तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो किसी मैट्रिक्स की रैंक और नलिटी के सम के इक्वल होते हैं। ठीक है, बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंक नलिटी थ्योरम क्या स्टेट करती है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रैंक और नलिटी का सम जो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। यहाँ पर कई बार क्या दे देते हैं कि बोल देंगे भाई आप किसी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं, जैसे इजीली नंबर ऑफ कॉलम्स आपको पता ही होंगे, तो आप वहाँ से इसकी नलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, कि वहाँ पर नंबर ऑफ जीरो आइगन वैल्यूज़ कितने होंगे। ठीक है ना, आप सीधे कह सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 3/3 उसका ऑर्डर है, तो 3/3 अगर उसका ऑर्डर है मतलब उसके अंदर जो कॉलम है वो भी 3 है। ठीक है ना, और मान लीजिए उस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो भी 3 ही निकल कर आ जाती है, तो 3 + 3 + नलिटी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर नलिटी आ जाएगी 3 - 3 हो जाएगा, मतलब कि 0। तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स की जो नलिटी है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये कुछ बातें समझने वाली, कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है, चलिए, नलिटी 0 होने का मतलब है कि वहाँ पर जो 0 आइगन वैल्यूज़ होंगी, मतलब वहाँ पर 0 आइगन वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करेंगी। नलिटी 0 होने का मतलब ये है कि वहाँ पर 0 आइगन वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, मतलब हर एक आइगन वैल्यू की कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकल कर आएगी एक्सेप्ट 0। इसके बाद देखिएगा, आगे समझते हैं हम इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है वाला, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कैलकुलेटिंग द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। देखिए क्या बोल रहे हैं कि आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है, और इनवर्स किस तरीके से निकालना है, देखिए इनवर्स निकालने के दो वेज होते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं। एक तो हमारे पास हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते थे ऑपरेशंस लगा लगा कर, और सेम ऑपरेशन हम यहाँ पर आई की जगह पर लगाया करते थे, तो यहाँ ए इनवर्स आपको मिल जाता था। एक तरीका तो ये होता है किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का। एक और वे था क्या, कि किसी भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालने हैं तो इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की फॉर्मूला हमने यूज़ किया था। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि भाई आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, वो भी रो वाले एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज़ करने हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशंस हमको दी हुई हैं, इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि जो x1 x2 x3 x4 4 वेरिएबल हैं, उन चारों की आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले ये समझिएगा।
जो x1 x2 x3 x4 के जो कोफिशिएंट्स हैं चारों इक्वेशंस में, तो चारों इक्वेशंस में जो x1 x2 x3 x4 के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लेकर आपको एक मैट्रिक्स बिल्ड कर लेनी है, एक मैट्रिक्स फ्रेम कर लेनी है। देखिएगा जैसे यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का 1, x3 का 1, x4 का भी 1, तो 1 1 1 1। यहाँ पर देखिएगा सेकेंड इक्वेशन में 1 फिर 1 फिर 1 और फिर -1, तो 1 1 1 और -1। ऐसे ही 1 1 -1 और 1 1 1 -1 एंड 1, और यहाँ पर 1 -1 1 1। ठीक है ना, इस तरीके से हमने क्या किया कि एक मैट्रिक्स फॉर्म कर ली जो कि x1 x2 x3 x4 के कोफिशिएंट्स को यूज़ करके हमने जो है बनाई है। उसके बाद हमने चारों वेरिएबल्स जो हमारे x1 x2 x3 x4 थे वो हमने कॉलम मैट्रिक्स में अरेंज कर दिए हैं। आप देख सकते हैं x1 x2 x3 x4, और यहाँ हमने वो सारे कॉन्स्टेंट्स लिख दिए जो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है ना, 0 4 -4 एंड 2 आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा समझिएगा बहुत अच्छे से। इस मैट्रिक्स को आप ए नाम दे दीजिए, ये जो वेरिएबल्स वाली जो मैट्रिक्स है इसको आप एक्स नाम दे दीजिए, कैपिटल एक्स कह दीजिए, और ये जो है हमारे पास इसे हमने बी नाम दे दिया। ठीक है, आप एक काम करिए, दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन करिए, दोनों साइड। जब आप ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर 0 हो जाएगी। ए टू द पावर 0 मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा आपका सिर्फ एक्स, और यहाँ पर जब आप ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए इनवर्स बी। तो आपके पास एक कंडीशन आ चुकी है क्या कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है ना, x मतलब ये मैट्रिक्स है जिसके जो वेरिएबल्स हैं जिसमें x1 x2 x3 x4 है। ए इनवर्स मतलब कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स, और b मतलब कि ये। ठीक है, ओवरऑल आपको ए इनवर्स की ज़रूरत है, मतलब इस मैट्रिक्स के इनवर्स की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के दो वेज हैं, एक तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाकर हम लोग करते हैं, दूसरा हम लोग एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट लगाकर करते हैं, बट उन्होंने बोला हुआ है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाइए। ठीक है, तो वही देखिएगा, वही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें लिखना होता है ए इज इक्वल टू आई है। यहाँ पर हमने अपनी मैट्रिक्स ए लिख दी, आई मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी यहाँ पर, और ए एज इट इज़ आपको रखना है। ठीक है ना, ए आपको एज इट इज़ रखना है। अब देखिएगा, अब आपका काम होता था क्या कि आपको इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता था। जो ऑपरेशन आप यहाँ पर लगाएंगे वही ऑपरेशन आप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी उस केस में ये जो मैट्रिक्स होगी वो ए इनवर्स कहलाएगी। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था शायद से। तो देखिए हमारा काम है कि इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि कुछ ऐसा फॉर्म आना चाहिए लाइक 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुझे 0 बनाना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 0 बनाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है। तो हमने क्या किया कि 0 बनाने के लिए पहले R2 के लिए R2 माइनस R1 कर दिया, जिससे कि 1 माइनस 1 ये 0 तो भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही R3 के लिए हमने R3 माइनस R1 कर दिया, यहाँ भी 0 आ जाएगा। इसी तरीके से R4 के लिए हमने R4 माइनस R1 कर दिया, देख सकते हैं मैंने तीनों ऑपरेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपका 0 हो जाएगा। ये काम हमने यहाँ पर कर लिया। तो पहली वाली रो हमारी एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं। फिर 1 माइनस 1 देखिएगा 0 आ गया, 1 माइनस 1 देखिए ये भी 0 आ गया, 1 माइनस 1 ये भी 0 आ गया, और -1 ये आपका आ गया -2। ठीक है, और देखिए ऐसे ही 1 माइनस 1 ये देखिए आपका 0, 1 माइनस 1 ये भी 0 हो गया, -1 -1 ये भी -2 हो गया, और 1 -1 ये आपका 0 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट के बारे में देखिएगा, लास्ट वाली रो 1 -1 ये आपका 0, -1 -2 हो गया, 1 -1 ये आपका 0 हो गया, और 1 -1 ये भी आपका 0 हो गया। जो ऑपरेशन आपने यहाँ पर लगाए हैं वही सेम ऑपरेशन आपको यहाँ लगाने होते हैं। तो देखिए पहली वाली रो एज इट इज़, नो चेंज। अब देखिएगा ज़रा, 0 -1 देखिए -1 आ गया, 1 -0 ये 1 है, ये एक्चुअली ये जो दिख रहा है दिस इज़ 1 ओनली। ओके, और 0 -0 तो ये 0 आ गया, 0 -0 देखिए ये भी आपका 0 आ गया, 0 -1 ये -1 हो गया, 0 -0 ये 0 ही रहेगा, 1 -0 ये आपका 1 आ गया, और 0 -0 ये आपका 0 आ गया। ठीक है,
इसी तरीके से 0 -1 हो गया, 0 -0 0 हो गया, 0 -0 ये भी देखिए 0 हो गया, और 1 - 0 ये आपका 1 हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सेम ऑपरेशन लगा दी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए बढ़ते हैं हम आगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर -2 मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो 1 चाहिए, 2 -2 कुछ नहीं, 1 चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, R2 के लिए R2 में -1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें जब आप -1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता है 1 हो जाएगा। इसमें भी हमने -1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 1 हो जाएगा। और R4 के लिए इसमें भी हमने -1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली रो एज इट इज़, यहाँ -1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 1, ठीक है ना। ऐसे ही 0 0 1 0 आप देख सकते हैं, 0 1 0 0 आप देख सकते हैं। सेम ऑपरेशन जो हमने यहाँ पर लगाए हैं, सेम ऑपरेशन आपको यहाँ लगाने होते हैं। तो फर्स्ट वाली रो में कोई चेंज नहीं था, सेकंड वाली में आपको पता है हमने -1/2 का मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर आप -1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 -1/2 0 0 ये आ गया। देखिए देख सकते हैं आप पूरी रो। यहाँ पर भी -1/2 का, तो 1/2 0 -1/2 0, ये देखिए ये वाली रो आ गई। ऐसे ही यहाँ पर भी -1/2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, लास्ट वाली रो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप। इतना काम करने के बाद अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये 1 1 1 बड़ा मामला गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 होनी चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। तो आप एक काम कर लीजिए, हमने किया क्या कि R1 के लिए R1 में से R2 + R3 + R4 को ऐड करके R1 में से माइनस कर दिया। R2 + R3 + R4 ऐड किए, उसके बाद R1 में से माइनस कर दिया। इन तीनों को ऐड करिए, फिर R1 में से माइनस कर दिया। देखिए 0 0 0 0 ही रहेगा, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, देख सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे ही 0 0 1 1 हो गया, और 1 में से 1 माइनस किया तो देखिए 0 आ गया। ऐसे ही 0 + 1 + 0 तो ये 1 हो गया, और इस वाले 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। ऐसे ही 0 0 1 इन तीनों को ऐड किया 1 हो गया, फिर इस वाले 1 से माइनस किया तो देखिए ये भी 0 हो गया। बाकी सब कुछ देखिए एज इट इज़ है। ठीक है ना। सेम ऑपरेशन जो हमने यहाँ लगाया है, यहाँ पर सेम ऑपरेशन आपको यहाँ लगाना होता है। क्या, कौन सा वाला, कि इन तीनों को ऐड करना होता है, फिर इसमें से माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये वैल्यूज़ आ गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखिएगा जब समझिएगा, देखिए अब हमने क्या किया, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो होती है कुछ 1 0 0 0, ये तो ठीक दिख रही, पहली वाली रो तो ठीक दिख रही है। सेकंड वाली रो में क्या है कि 1 यहाँ होना चाहिए। तो आप एक काम करिए, हमने क्या किया कि R2 और R4 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो ऊपर वाली रो एज इट इज़ देखिएगा, ये फोर्थ वाली रो हमने सेकंड जब लिख दी 0 1 0 0, देखिए आ गई, ये रही 0 1 0 0। ठीक है, और ये जो थर्ड वाली रो है 0 0 1 0 ये रही, और जो ये सेकंड वाली रो है वो हमने फोर्थ की जगह पर लिख दी। ठीक है, सेम ऑपरेशन हमने यहाँ पर लगा दिया, हमने सेकंड वाली रो को फोर्थ वाली रो से इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ जो ये मैट्रिक्स बनी है दिस इज ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज़ निकालनी है। अभी हमारा ए इनवर्स निकला है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने कंडीशन बनाई थी x = ए इनवर्स बी, आपको याद होगा। तो x वॉज एक्चुअली एक मैट्रिक्स जिसमें चारों वेरिएबल्स थे हमारे, x1 x2 x3 x4, ए इनवर्स ये हो गया, और b जो साइड वाली मैट्रिक्स थी वो ये हमारे पास उसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे, रो बाय कॉलम, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ठीक है, इसका ऑर्डर देखिएगा ज़रा, इसका ऑर्डर है 4/4, इसका ऑर्डर है 4/1। तो जो ऑब्टेन मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 4/1, मतलब ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी सिर्फ आपको, मतलब ये सिंगल कॉलम। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन किया हमने, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, मतलब -1/2 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 4 2 आ गया, 1/2 इंटू -4 -2 आ गया, और 1/2 इंटू 2 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 1/2 इंटू 0 0 हो गया, आप देख सकते हैं यार, 0 इंटू 4 0 हो गया, 0 इंटू -4 ये भी 0 हो गया,
और -1/2 इंटू 2 ये -1 हो गया। 1/2 इंटू 0 ये आपका 0 हो गया। 0 इंटू 4 ये आपका 0 हो गया। -1/2 इंटू -4 ये आपका 2 हो गया। और 0 इंटू 2 ये आपका 0 हो गया। ऐसे ही 1/2 इंटू 0 0 हो गया। ये -1/2 इंटू 4 -2, 0 इंटू -4 0, 0 इंटू 2 ये भी आपका 0 एंड में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा इन सब को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है 1, यहाँ पर आ गया -1, यहाँ आ गया 2 और यहाँ पर आ गया आपका -2। तो अब देखिएगा x1 जो है वो तो 1 है, x2 की वैल्यू -1 है, x3 की वैल्यू -2 है और x4 सॉरी -2 नहीं +2 है और x4 की वैल्यू -2 है। तो इस तरीके से आपकी सारे चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ गई x1 x2 x3 x4 और इस तरीके से आपकी हमने जो अपनी चारों इक्वेशंस जो है वो सॉल्व कर ली हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर होगी। बस अंतर क्या था कि इन्वर्स हमने यहाँ पर जो निकाला था वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज़ करके निकाला था। काम ये एक्स्ट्रा था, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। देखिए क्वेश्चन है टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको इस मैट्रिक्स की कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि मैट्रिक्स मतलब ये जो इन इक्वेशन से जो मैट्रिक्स बनेगी, मतलब बेसिकली यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस नॉट मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा जल्दी में गलत लिख दिया इसको, ये इक्वेशंस होना चाहिए, है ना। हम यहाँ पर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी को चेक कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी मतलब कि आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कितने सॉल्यूशंस इनके हो पाएंगे, तो वो आपको यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, तो देखिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इसमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ पर तीनों इक्वेशंस हमारी जो हैं, सॉरी चारों इक्वेशंस हमारी लिखी हुई हैं। ठीक है ना, चारों इक्वेशंस, और जो है एक्स वाई जेड में हमारी चारों इक्वेशंस हैं और हमें पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो हमने जो हमारी मैट्रिक्स यहाँ से बन रही है कोफिशिएंट्स को यूज़ करके, देखिए जैसे जो पहली इक्वेशन है यहाँ पर x नहीं है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 10, z का कोफिशिएंट 3। नीचे सेकंड इक्वेशन में 3 3 एंड 2 आप देख सकते हैं 3 3 2, फिर है 2 -1 और -3 2 -3 जस्ट अ सेकेंड। 3 और 4 को इंटरचेंज किया है हमने, 3 3 2 1 2। ये थोड़ा सा इक्वेशन यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, ये -1 होगा, ये 3 नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, ये -1 है, तो 2x - 3y - z होगा, तो 2 -3 -1 इस तरीके से आया हुआ है। ठीक है ना, ये -3 नहीं है, ये सिर्फ z है। ओके, -z। और लास्ट इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर z 0 है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो तो 1 है, y का 2 है और z का 0 है, 1 2 एंड 0। यहाँ पर आपको सारे अपने कॉन्स्टेंट्स लिख देने हैं, 0 1 5 4 इस तरीके से। बीच में देखिए हमने ये डॉट डॉट करके इस तरीके से यहाँ पर एक सेपरेशन बना दिया है। ये जो मैट्रिक्स है जिसमें हमने सारे जो भी कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं और इधर के जो कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं, इस तरीके की मैट्रिक्स को कहा जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। याद रखिएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, और इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, A/B बनाते हैं और फिर इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। कई बार ये जो ब्रैकेट लगता है वो पैरेंथेसिस भी लगा देते हैं, कई सारी जगह पर ऐसा भी मिल जाता है, ऐसा भी ब्रैकेट कई बार लगा देते हैं, मतलब पैरेंथेसिस भी लगा देते हैं। कायदा क्या कहता है कि आपको ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए इस तरीके से जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा अब देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग इस इधर वाले पोर्शन को एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब ये एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो उससे हम उसकी रैंक निकालेंगे, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, समझिएगा ज़रा अच्छे से। तो वही एक्लेन फॉर्म लाने के लिए हम थोड़ी सी कोशिश करने में लगे हुए हैं। वो कोशिश क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर 1 होना चाहिए। आपको याद होगा हमने एक्लेन फॉर्म बहुत अच्छे से की थी, तो हमने R1 और R4 को इंटरचेंज कर दिया। अच्छा एक बात और, जब आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो इधर वाले ये भी चेंज होते हैं, ऐसी बात नहीं कि ये चेंज नहीं होने हैं। जो ऑपरेशन आप यहाँ लगा रहे हैं सेम ऑपरेशन आप यहाँ लगा रहे हैं, बात याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने R1 और R4 को आपस में इंटरचेंज कर लिया, तो ऊपर आ जाएगा 1 2 0 4। ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ 1 2 0 4, और R4 और R1 को ना, तो R1 हमारा 0 10 3 0,
आप देख सकते हैं 0 10 3 0 लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 0 होना चाहिए, मतलब सॉरी हम इसे एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे ना, एक्लेन फॉर्म में किया था ना, तो यहाँ 0 वाला केस तो नहीं बनाया था मैंने, सारे 0 बनाने की कोशिश की थी जितने बना सकता था। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से इसको माइनस कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से माइनस कर दें तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और यहाँ तो खैर हमारा 0 है, तो देखिए लिखा हुआ है मैंने R3 के लिए R3 माइनस 2R1 और R2 के लिए R2 माइनस 3R1, दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ 3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 मिल जाएगा। यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 में से 2 माइनस करेंगे, देखिए यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम ऑपरेशन हमने पूरी मैट्रिक्स में लगाया है, ठीक है, पूरी मैट्रिक्स में। तो देखिएगा हमें इस तरीके से एक मैट्रिक्स मिल गई, दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हमारा मॉडिफाइड फॉर्म है। अब देखिएगा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे वाले टर्म्स को जितना 0 हो पाए उतना 0 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप -7 -3 है, यहाँ पर अगर आप -7/3, देखिए -3 है, तो -3 है, अगर आप यहाँ पर 7/3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 हट जाएगा, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ भी आपका 7 है माइनस का। उसके बाद -7, यहाँ पर -7 आ जाएगा और यहाँ पर भी -7 है। उसके बाद आप उसमें से माइनस कर दें उसको, मतलब आप ये ऑपरेशन लगा दें अगर R3 के लिए, R3 माइनस 7/3 R2, 7/3 का R2 से मल्टीप्लाई करके R3 से अगर माइनस कर दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ देखिएगा -3 है, यहाँ पर हमारा -10 है, तो अगर आप इसमें 10/3 का मल्टीप्लिकेशन कर लें, ठीक है, अगर आप इसमें 10/3 का मल्टीप्लिकेशन कर लें और R4 में से उसको, एक सेकेंड, 10 था, ये -10 नहीं है, 10 है, ये प्लस है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पर हम लोग 10/3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस रो में, इस वाली रो में, सेकंड वाली में, और फोर्थ वाली से उसको ऐड कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम 10/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 है, आप अगर 10/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 हट जाएगा तो -10 मिलेगा, तो -10 + 10 ये भी आपका 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वही हम कोशिश यहाँ पर करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखिएगा वही ऑपरेशन हमने लगाए हैं। पहली वाली रो हमारी एज इट इज़ है, कोई छेड़खानी नहीं। सेकंड वाली रो हमारी एज इट इज़ है, इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं की है हमने। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ 7/3 का मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस किया, तो देखो 0 ही रहने वाला है। यहाँ 7/3 का मल्टीप्लाई किया तो आएगा -7, -7 से उसको माइनस करेंगे हम लोग तो 0। यहाँ पर अगर 7/3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 14/3, और -1 में से उसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, -17/3 आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली रो पे ये प्लस में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 0 तो खैर 0 आने वाला है। यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10/3 का तो -10 + 10 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर हमारा 29/3 आ गया। ये वाला कॉलम सेम ऑपरेशन कैसे कि R3 के लिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन करना है 7/3 का। देखिए यहाँ पर 7/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -77/3, -3 से उसको माइनस करना है, ऐसे तो किया था, R3 में से माइनस किया था, तो -3 से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 77/3, एलसीएम लेंगे, 3 3 = 9, 77 - 9 68/3 आप देख सकते हैं, देखिए ये वैल्यू आई हुई है, ठीक है। ये लास्ट वाले में भी सेम कंडीशन, तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम यहाँ पर इस वाले में 29/17 का मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर दें, देखिए -17/3 है, अगर आप इसमें 29/17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 से 17 कैंसिल, -29/3 आया, तो -29/3 + 29/3, देखिए ये भी 0 हो गया, ठीक है। सेम ऑपरेशन हमने यहाँ पर भी लगा लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आ गया एंड में। तो इसमें लास्ट वाली जो रो थी वो तो आप देख सकते हैं पूरी 0 हो गई, तो इसकी रैंक जितने नॉन ज़ीरो रोज़ बचती हैं वो उसकी रैंक कहलाती है। तो यहाँ पर इसकी 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, तो आप कह सकते हैं इसकी जो रैंक है वो 3 है, और इसकी रैंक देखिएगा इसकी 4 रैंक है, इसमें चारों ही नॉन ज़ीरो हैं, तो दोनों की रैंक्स आपस में सेम नहीं है। तो अगर दोनों की रैंक्स आपस में सेम नहीं है,
देखिए ये बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। तो अगर दोनों के रैंक्स आपस में सेम नहीं है, आप देख सकते हैं रो ए इज नॉट इक्वल टू रो ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो अगर दोनों की रैंक सेम नहीं आती हैं तो ये इनकन्सिस्टेंट हैं इक्वेशंस, और अगर रैंक सेम आ जाती हैं तो आप ये कह सकते हैं कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, कंसिस्टेंट में दो पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन से तीन इक्वेशंस आपको दे रखी है, ये रही एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10 एंड एक्स प्लस 2y प्लस लेमडा जेड इज इक्वल टू म्यू। तो इन तीनों इक्वेशंस की नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तीन अलग अलग केसेस हैं। तो आपको लेमडा और म्यू दोनों की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कंसिस्टेंसी से रिलेटेड अगर आ जाए, यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन वाला केस अगर आ जाए, तो आपको क्या करना है, पहले तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे आप कि जितने भी कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं इसकी मैट्रिक्स अलग से लीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 1 और 1, यहाँ पर तीनों जगह 1 2 और यहाँ पर 3, आप देख सकते हैं ये वाली रो हो गई है। उसके बाद 1 2 और लेमडा, ये आपकी थर्ड वाली रो हो गई। यहाँ पर आपको एक कॉलम मैट्रिक्स बनानी होती है जहाँ पर आपको सारी वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल हैं तो आपको तीनों मेंशन कर देने होते हैं। और यहाँ जो बी हम मैट्रिक्स लिखते हैं उसमें सारे कॉन्स्टेंट्स वाले पार्ट 6 10 एंड म्यू ये हमको यहाँ लिख देने होते हैं। ये हमारा ए होता है, ये एक्स होता है, ये हमारा बी हो जाता है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अब आप निकालेंगे ए और बी की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो देखिए हमने इस तरीके से इसको लिखा, ये हमने ए मैट्रिक्स लिख दी अपनी पूरी, ये बी लिख दी। ठीक है, और बीच में हमने अपना ये डाइजेस्ट वाला पोर्शन बना दिया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको हम एक्लेन फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें से इसको माइनस किया तो देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 किया तो 1 आ गया, और 3 माइनस 1 किया तो 2 आ गया। सेम ऑपरेशन 10 माइनस 6 किया तो देखिए 4 आ गया। ऐसे ही 1 माइनस 1 किया ये 0 आ गया, 2 माइनस 1 किया 1 आ गया, ये लेमडा माइनस 1 किया लेमडा माइनस 1, और म्यू माइनस 6 ये म्यू माइनस 6 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा समझिएगा, अब हमने क्या किया कि R3 में से R2 माइनस कर दिया जिससे ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए पहली वाली रो एज इट इज़ आप देख सकते हैं नो चेंज, ये सेकंड वाली रो भी एज इट इज़ है नो चेंज। फिर 0 माइनस 0 तो खैर ये 0 ही आने वाला है, 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, लेमडा माइनस 1 माइनस 2 लेमडा माइनस 3, म्यू माइनस 6 माइनस 4 म्यू माइनस 10। इस तरीके से हमारे पास ये सेकंड नेक्स्ट मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में, तो पहली चीज़ नो सॉल्यूशन याद रखिएगा, अगर नो सॉल्यूशन है मतलब इनकन्सिस्टेंट है। तो अगर इनकन्सिस्टेंट हैं तो लेमडा ए और लेमडा बी दोनों सेम नहीं होने चाहिए। सॉरी लेमडा कह रहा हूँ, रो ए और रो बी मतलब दोनों की रैंक सेम नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप देखिएगा, दोनों की रैंक्स अगर सेम नहीं होनी चाहिए तो देखिए ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है क्या कि इसकी रैंक और इसकी रैंक की हम लोग बात करें, देखिए ये समझिएगा ज़रा, जैसे अगर इसकी रैंक 3 हो जाए और इसकी रैंक 2 हो जाए तो दोनों की रैंक सेम नहीं होंगी। अगर इसकी रैंक 2 होनी चाहिए तो ओबीसी बात है इसका लास्ट वाला एलिमेंट 0 हो जाना चाहिए। भाई ये तो बात हो रही है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है ना, तो ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है 0 हो जाना चाहिए, और इसका लास्ट वाला एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी रैंक इससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं बनेगी। इसकी जो रैंक है इससे कम तो होगी ही नहीं, आप ये मान कर चलिए, या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी। तो बराबर तो हमें यहाँ पर नहीं लेनी है क्योंकि नो सॉल्यूशंस है, इनकन्सिस्टेंट है, तो इनकन्सिस्टेंट में रैंक सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो वैल्यू है वो तो 0 के इक्वल हो जानी चाहिए, और ये जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए और म्यू माइनस 10 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 3 उधर लेकर जाएंगे आप, तो लैम्डा शुड बी इक्वल टू 3 एंड म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 10, म्यू को आप 10 को उधर लेके चले गए। तो नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए, म्यू की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि दोनों की रैंक्स बराबर होनी चाहिए, और वो भी जितने रोज हैं, है ना, जितने बेसिकली रोज वहाँ पर प्रेजेंट हैं। देखिए यहाँ पर 3 रोज हैं,
तो दोनों की रैंक 3 होनी चाहिए। तो दोनों की रैंक 3 होने का मतलब ये है कि लैम्डा -3 ये भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और म्यू -10 ये भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी दोनों की रैंक 3 होगी। ठीक है ना, तो 3 को उधर लेके जाएंगे तो लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 3 एंड म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 10। ये कब का केस है? ये तब का केस है जब यूनिक सॉल्यूशन हो। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाले केस में क्या होता है कि दोनों की रैंक्स जो होंगी वो जैसे 3 रोज हैं इसमें, तो दोनों की रैंक एक एक कम होनी चाहिए, मतलब दोनों की रैंक 2 होनी चाहिए। तो 2 होने के लिए ये जो वैल्यू है वो भी 0 हो जानी चाहिए और ये जो वैल्यू वो भी 0 हो जानी चाहिए। तो लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0 मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 3, म्यू -10 इज इक्वल टू 0 मतलब म्यू इज इक्वल टू 10। तो कुछ केसेस हैं, ये केसेस आपको याद रखने होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कैली हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है ना, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम जनरली देते हैं और अधिकतर लॉन्ग आंसर्स में देते हैं, तो ये बहुत अच्छे समझिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर दिस मैट्रिक्स। ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, तो आपको यहाँ पर कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है इस मैट्रिक्स के लिए, और उसके बाद आपको ए इनवर्स की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो देखिए कैली हैमिल्टन थ्योरम अगर आप वेरीफाई करेंगे तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। ठीक है ना, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये तो है ही, लेमडा का आपको आई से मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या वैल्यूज आएंगी, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। उसके बाद इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करना है, तो हो जाएगा देखिए 1 माइनस लैम्डा, ये 2 माइनस 0 तो खैर 2 ही रहेगा, 3 माइनस 0 3 रहेगा, 2 माइनस 0 2 रहेगा, 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा, 5 माइनस 0 5 ही रहेगा, 3 माइनस 0 3 रहेगा, 5 माइनस 0 5 रहेगा और 6 माइनस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमको अप्लाई करनी है, बात याद रखिएगा। अब हम करेंगे इसको एक्सपेंड, तो देखिए 1 माइनस लैम्डा लिखा ये रहा, इसके लिए इसको और इसको हाइड करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये तरीका होता है ना। तो 6 माइनस लैम्डा का 4 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, देखिए ये आ गया माइनस 5 5 ज़ा 25। अब बीच में हम लोग लिखते हैं -2, इसके लिए ये और ही हाइड किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, ये देखिए पूरा एक्सप्रेशन आ गया है। फिर 3 के लिए ये और ही हाइड किया, 5 2 ज़ा 10 माइनस दिस इंटू दिस, ये देखिए वैल्यू आ गई, ये वाली लास्ट वाली आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे करना है सिंप्लीफिकेशन। तो लैम्डा स्क्वायर देखिए ये रहा हमारा, -4 -6 ये -10 लैम्डा हो गया, और 24 - 25 -1, -2 आप देख सकते हैं प्रेजेंट है, 12 - 15 ये हो गया -3 और -2 लैम्डा देखिए ये रहा, 3 अपना ये रहा, 10 - 2 -2 12 -2 हो गया और 3 लैम्डा ये रहा इज इक्वल टू 0। अब इस 1 माइनस लैम्डा का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, इस -2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया और 3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, और आपको एक अच्छी सी इक्वेशन देखिए ये मिल गई, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 11 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, लैम्डा क्यूब को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, या आप ये कह रहे हैं कि सारी वैल्यूज हम उधर लेके चले गए, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास थोड़ी अच्छी सी इक्वेशन निकल कर आ गई, लैम्डा क्यूब -11 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बात आ जाती है कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है, तो देखिए यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें आपको सब जगह लैम्डा के प्लेस पर ए डाल देना है, तो हो जाएगा a क्यूब -11a स्क्वायर -4a प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लिख दिया देखिए मैंने। टू वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम हमने सारी जगह पर, यहाँ पर लैम्डा वाली सारी जगह पर a लिख देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको a क्यूब की वैल्यू भी चाहिए, a स्क्वायर भी चाहिए, और ये तो खैर आपके पास है, तो हम a स्क्वायर जब निकालेंगे तो a का a से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, रो बाय कॉलम होता है। फिर इस रो का पहले इस कॉलम से कर लिया, अब इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, फिर इस रो का इस कॉलम से क्या करते थे। ठीक है ना, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6, इस तरीके से देखिए हमने पूरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। जब ए स्क्वायर आ गया तो हम ए क्यूब भी निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर का ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए ये पूरी वैल्यू आ गई। तो हमें जो वैल्यू चाहिए थी, देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास वैल्यू थी ए क्यूब था,
माइनस 11a² था शायद से, हाँ जी 11a² था, आप देख सकते 11a² माइनस 4a प्लस आई, 11a² था माइनस 4a था प्लस आई था, ये पूरी वैल्यू देखिए जीरो निकल कर आ गई। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है ए से, तो आप ये कह सकते हैं द केली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। अब आपको ए इनवर्स और निकालना है, तो देखिए ए इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने का क्या तरीका है, देखिए हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी a³ माइनस 11a²। ये देखिए इनवर्स निकालने का हमारा तीसरा मेथड है, दो मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीसरा मेथड हमारा हो रहा है, ठीक है। और माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। देखिए पूरी इक्वेशन में आप दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यहाँ पर आप ए इनवर्स का करेंगे तो देखिए a² आ जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स का करेंगे तो सिर्फ 11a आ जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स का करेंगे तो देखिए ए इनवर्स का अगर आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो a⁻0 आ जाता है, मतलब 1। और मैट्रिक्स के केस में 1 नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये हो जाएगा आपका 4i, देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ पर i है, i का आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये और ये तीनों वैल्यूज उस साइड ले जाइए। तो ये हमारा 4i इधर जाके प्लस हो गया, 11 भी प्लस हो गया और a² माइनस हो गया। देखिए 4i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 4 से मल्टीप्लिकेशन, देखिए पूरी वैल्यू आ गई 11a। ए जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसका ए से 11 से मल्टीप्लिकेशन, और a² तो खैर हमने निकाला ही था, इसे हमने पूरा सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। 4 प्लस 11 15 माइनस 14 देखिए 1 हो गया, 0 प्लस 22 22 माइनस 25 माइनस 3 आ गया, 0 प्लस 33 33 माइनस 31 देखिए 2 आ गया, 0 प्लस 22 22 माइनस 25 माइनस 3, 4 प्लस 44 48 माइनस 45 देखिए 3 आ गया, ये रहा, ठीक है। 0 प्लस 55 55 माइनस 56 माइनस 1, 0 प्लस 33 33 माइनस 31 ये 2 आ गया, 0 प्लस 55 55 माइनस 56 से माइनस 1 हो गया, और 4 प्लस 66 70 70 माइनस 70 0 आ गया। ये आपका ए इनवर्स है, ये हमारा तीसरा मेथड हो गया ए इनवर्स निकालने का, ठीक है। तो इस तरीके से हम केली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कल वाली वीडियो में आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। चलिए ओके बाय।